चलो ओके सो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हुए हैं सबको हेलो, सबको नमस्कार, और जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सबको हाय। दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर वाइज रिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ सीए इंटर लॉ फॉर नवंबर 22 एंड मे 23 एग्जाम। सो प्लीज इस रिवीजन को काफी अच्छे से देखिए, ठीक है। इस रिवीजन का काफी अच्छे से फायदा उठाइए। नियरली हर रिवीजन 45 मिनट्स टू 1 आवर का होगा। नियरली हर रोज हम 45 मिनट से 1 आवर में कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आज जैसे हम चैप्टर लेने वाले हैं शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड बिग चैप्टर्स, इसको आज हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। इसको मैंने कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स के पार्ट में डिवाइड किया है। पहले शेयर कैपिटल डिवेंचर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और उसके साथ में एक छोटा चैप्टर डिविडेंड और ऑडिट, ये एक पार्ट में लिया जाएगा। इस प्रकार हम सब रिवीजन कंडक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? एवरीबॉडी प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। रेजोल्यूशन अगर आपके कम होंगे तो कृपया आप रेजोल्यूशंस बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ से पूरा का पूरा एचडी क्वालिटी के अंदर हम यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ओके, सो फुल एचडी क्वालिटी में हम यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। आई होप सो कि सब लोग यहां पे ज्वाइन हुए होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर का रिवीजन। एज यू नो, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चैप्टर इज बेसिकली फ्रॉम सेक्शन नंबर, कौन कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चैप्टर? एक सेकंड मुझे सिर्फ दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूं मैक्सिमम जगह पे। फटाफट लिंक शेयर कर दो, होल्ड जस्ट, तब तक आप रेडी हो जाइए प्लीज। कोई जो भी आपके पास बुक्स वगैरह है आप उससे रेडी हो जाइए फटाफट फटाफट रिवाइज करने के लिए। शुरू करते हैं बच्चों। आई होप सो कि सब जन रेडी हैं, ये सर। सबसे पहले शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एज यू ऑल नो, शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर दिस इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 43 टिल सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार जो से 72। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, एक सेक्शन लेंगे, फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर के अंदर अगर हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग देखें तो पहली चीज आती है कि शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर में आपके टाइप्स ऑफ इशू, मतलब काइंड्स ऑफ इशू क्या है, और वो मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 43 के अंदर। सेक्शन नंबर 43 कहता है कि भाई साहब 3 तरीके से आप नॉर्मली फंड्स रेज कर सकते हो। पहला शेयर्स, दूसरा डिपॉजिट्स और तीसरा बोरोइंग्स। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो सेक्शन नंबर 73 से 76 में हम इसको डिस्कस किए गए। इस बार मैंने डिपॉजिट के लेक्चर्स पूरे 30 घंटे के अपलोड किए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। खास करके देखना, लेटेस्ट अपडेटेड अमेंडेड है। हमने जानबूझकर डिपॉजिट होल्ड करके रखा हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ लेटेस्ट अपडेशन, क्योंकि डिपॉजिट हर अटेम्प्ट में चेंज हो रहा है। हाँ, हर अटेम्प्ट में चेंज हो रहा है, तो आप अपडेटेड डिपॉजिट पढ़ो, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो मैंने अपलोड करके रखा है, तो कृपया देख लीजिएगा। बोरोइंग्स डिवेंचर्स और बॉन्ड के फॉर्म में होता है, और फिर शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स ये नॉर्मली 4 टाइप में डिवाइड होता है, डिविडेंड के बेसिस पे,
क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, जिसके डिविडेंड अक्यूमुलेट होता है तो वो क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव जिनका डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं होता है, रिडेम्पशन, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। हालांकि इररिडीमेबल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू ही नहीं कर सकते, रिडीमेबल आप इशू कर सकते हो, दैट इज 20 इयर्स एंड 30 इयर्स पीरियड के लिए। 30 इयर्स पीरियड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ही इशू कर सकती है जिनको शेड्यूल 6 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। फिर बेस्ड ऑन कन्वर्जन, दैट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते, एंड बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, दैट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। बहुत सारे बच्चों को यह मिथ होता है या ये कंफ्यूजन होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ये वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं मेंशन कर दूं, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब वोटिंग राइट में पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रॉफिट में या असेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करना। वोटिंग राइट्स के अंदर पार्टिसिपेशन को पार्टिसिपेशन नहीं कहते। और प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट कब मिलते हैं इसको हम सेक्शन 47 में आज ही यहां पे देखेंगे, ठीक है। पर वो पार्टिसिपेटिंग नहीं होते, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं 2 साल के डिविडेंड के अरियर वाले। तो ये मेंशन किया गया है। साथ में इक्विटी शेयर 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल और दूसरे डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग फेस वैल्यू, डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस हिसाब से डिवाइड किया गया हुआ। ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो मैं इसको जरा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं, जिन बच्चों को नहीं पता उनके हिसाब से थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करते हैं। बार बार इसको रिपीट देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करना मुश्किल है। अगर मैं बोलूं कि कंपनी का कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स का 1 करोड़ है, इक्विटी शेयर्स का 2 करोड़ है, एवरेज डिविडेंड 10% है और 20% है। एग्जाम में पूछा तो आपको ये आना चाहिए। एवरेज डिविडेंड 10% हम देते हैं, 20% इक्विटी शेयर को देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को 10 लाख का डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स को 40 लाख का डिविडेंड देते हैं। अब समझो 90 लाख का अगर प्रॉफिट है, 90 लाख का प्रॉफिट है, रिजर्व में हमने 10 लाख ट्रांसफर किए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 80 लाख है, प्रेफरेंस को अपने डिविडेंड दिया 10 लाख जो हम हमेशा देते हैं, इक्विटी डिविडेंड हम एवरेज 20% देते हैं, 40 लाख तो हमने दे दिया, फिर भी 30 लाख बच गए, 90 लाख में से 30 लाख बच गए। तो ऐसे सिचुएशन में ये 30 लाख प्रेफरेंस और इक्विटी में प्रोपोर्शनेटली बांटे जाते हैं। इसको पार्टिसिपेशन कहते हैं। इसको पार्टिसिपेशन मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को भी पेड अप कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, तो इसको पार्टिसिपेशन कहते हैं। दूसरा पार्टिसिपेशन होता है रीपेमेंट के अंदर। समझो 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर 2 करोड़ के है, असेट 10 करोड़ की है, लाइबिलिटी 3 करोड़ की है। अब 10 करोड़ के असेट में से 3 करोड़ की लाइबिलिटी गई वाइंडिंग अप के टाइम पे, बचे 7 करोड़। 7 करोड़ में से 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स गए और इक्विटी शेयर्स 2 करोड़ के गए, तो बचे 4 करोड़ के सरप्लस असेट। कितने करोड़ के सरप्लस असेट? 4 करोड़। ये 4 करोड़ के सरप्लस असेट जो सरप्लस बचे, नॉर्मल कंपनी रहती तो ये हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को जाता, पर आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर पार्टिसिपेटिंग है तो सरप्लस असेट में भी प्रेफरेंस शेयर उनके पेड अप कैपिटल के हिसाब से मतलब 1:2 करोड़ के हिसाब से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सरप्लस प्रॉफिट या सरप्लस असेट के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। जिन्होंने इसको इसके पहले नहीं सुना उनके लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कृपया एक बात याद रखना, ये चीज इसी प्रकार चलती है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। फिर उसके बाद में इस चैप्टर के सेक्शन नंबर 44, 45, 60, 65 एंड 72 डिलीटेड है, तो इन सेक्शंस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। काइंड्स ऑफ शेयर्स, ये सेक्शन अभी अभी हमने जस्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में हम जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन है 46, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। नाउ शेयर सर्टिफिकेट के अंदर आंसर राइटिंग पॉइंट समझिए, फटाफट आंसर राइटिंग पॉइंट समझिए, क्योंकि हम वनडे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने ओल्ड जो हमारी बुक है उसी को रीड्राफ्ट किया है नए बुक के हिसाब से, पर सेम स्ट्रक्चर ही है, तो सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। नाउ आंसर राइटिंग के हिसाब से फटाफट आप इसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करना है। जो भी शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कॉमन सील के हिसाब से इशू होना चाहिए, 2 डायरेक्टर्स में कंपनी सेक्रेटरी ने उसको साइन करना चाहिए, और शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसिया एविडेंस होता है, एंड शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ठीक है, साइड में लिख के रखिए डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अब इसके अंदर नॉर्मली आपको जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। नॉर्मली अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट वॉर्न आउट है, डिफेस्ड है, मल्टीलेट है, टॉर्न है, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब शेयर सर्टिफिकेट खराब हुआ है उसका एविडेंस है, खराब सर्टिफिकेट है पर हाथ में एविडेंस है। भैया ऐसा नहीं कि शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो गया, गायब हो गया, हाथ में एविडेंस है शेयर सर्टिफिकेट का, तो ऐसे सिचुएशन में आपको न्यू शेयर सर्टिफिकेट मिल सकता है।
न्यू शेयर सर्टिफिकेट के लिए आपको 20 रुपए पे करने पड़ेंगे और 20 रुपए के अंदर आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा 20 रुपीज में। फट गया तो 20 रुपए में नया ले लो, ठीक है। मैं शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। और अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट ये लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब देयर इज नो एविडेंस कि आपके पास शेयर सर्टिफिकेट था, उसका आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, दिखाने के लिए फटा हुआ भी शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, तो ₹50 में आपको नया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, पर इसके साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आपको लगता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। सो अगर एविडेंस नहीं है तो बोर्ड को ऑर्डिनरी, बाकी केसेस में 20 रुपए में आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। जब भी आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लोगे तो ये चीज को आपने याद रखना है कि आपने बेनिफिशियल ओनर को डिपॉजिटरी फॉर्म के अंदर होल्ड करके रखना है, और जो प्राइमा फेसिया जो शेयर सर्टिफिकेट और रजिस्टर है उन दोनों जगह पे हम डुप्लीकेट करके ये वर्ड मार्क करके रखेंगे। कौन सा वर्ड? डुप्लीकेट। शेयर सर्टिफिकेट्स आर टू बी इशूड बाय कंपनी विद इन 2 months आफ्टर अलॉटमेंट। नॉर्मली शेयर अलॉट करने के बाद में हम 2 महीने में शेयर सर्टिफिकेट्स दे देते हैं। नीचे पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। अगर आपने इस सेक्शन का गलत फायदा उठाया तो पेनल्टी नीचे दी है 5 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, 10 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू या 10 करोड़ रुपीस। ठीक है। फ्रॉड के केस में 447 फॉर फ्रॉड ये लग सकता है। दो चीजों में डिफरेंस है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब शेयर वारंट होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डीएसटी मतलब शेयर सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, एक्सेट्रा। नीचे शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट का भी डिफरेंस है क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं बार बार पानी पी रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट खांसी से हम उठे हैं, तबीयत खराब थी तो बार बार पानी पी रहा हूं, तो प्लीज इसको संभाल लीजिएगा। लेट्स गो। शेयर सर्टिफिकेट मीनिंग शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज कि उसका ओनर कौन है। शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स टाइटल टू शेयर, टाइटल टू बेयरर ऑफ द शेयर्स, जो शेयर्स को बेयर करता है उसको टाइटल मिलेगा। शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर्ड विद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, शेयर वारंट कैन बी ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर यू हैव वोटिंग राइट, शेयर वारंट के ऊपर आपको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। शेयर सर्टिफिकेट इज अ ट्रांसफरेबल, शेयर वारंट इज अ बेयरर। नीचे पेड अप वैल्यू, शेयर सर्टिफिकेट कैन बी पार्टली पेड आउट, सो पार्टली पेड शेयर के लिए भी शेयर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, पर शेयर वारंट जो है वो हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए ही दिया जाएगा। ऑथराइजेशन, नॉर्मली शेयर सर्टिफिकेट के लिए कोई भी ऑथराइजेशन नहीं लगता, शेयर वारंट के लिए एओए का ऑथराइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, ये चीजें लगती है। शेयर सर्टिफिकेट साथ में मैं ये भी मेंशन करूं, शेयर सर्टिफिकेट ये प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों कंपनी इशू कर सकती है। शेयर वारंट ये सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर वारंट इशू कर नहीं सकती। ये चीज होने के बाद में आपका शेयर सर्टिफिकेट यहां पे होता है खत्म। ये चीज होने के बाद में अगला वाला आता है सेक्शन नंबर 47 जो है वोटिंग राइट्स का। ठीक है। वोटिंग राइट्स नॉर्मली कैसे मिलते हैं? इन केस ऑफ शेयर्स, अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिलते हैं जिस प्रकार के इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स को नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं मिलते, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है और उनका डिविडेंड 2 साल से ज्यादा अरियर में है तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोटिंग राइट देते हैं और उनको प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का सिंपल मतलब होता है, समझो 5 करोड़ के इक्विटी शेयर्स है और वो पहले उनके पास में 100% वोटिंग राइट थे। नाउ क्यूमुलेटिव 2 साल के अरियर के डिविडेंड वाले प्रेफरेंस शेयर आ गए हैं जिनका 2 करोड़ रुपीस का वैल्यू है, तो अब ऐसे सिचुएशन में पहले जो इक्विटी शेयर 5 करोड़ में 100% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे थे, अब प्रेफरेंस शेयर्स ऐड होने के बाद में वोटिंग कुछ इस प्रकार दिखेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 करोड़। 7 करोड़ कहां से आया सर? तो 5 करोड़ प्लस 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 ये इतने वोटिंग राइट रहेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के, और 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 इतने परसेंटेज में वोटिंग राइट रहेंगे इक्विटी शेयर्स के, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को इस केस में वोटिंग राइट मिलते हैं तो। यह है आपका सेक्शन नंबर 7, दैट इज वोटिंग राइट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। अगर समझ में आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके यस बोल दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी। यह होने के बाद में नीचे मेंशन किया गया है वोटिंग राइट्स की कंडीशंस जो थोड़ी बहुत रूल के फॉर्म में मेंशन की गई है, और उसके अंदर आपको दिया गया है कि वोटिंग राइट किस प्रकार हम डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, बट उसके बाद में मतलब वो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आसा ये नहीं है इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई हम बढ़ रहे हैं आगे। सेक्शन नंबर 48 है वेरिएशन ऑफ द राइट्स का। नाउ व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट? मतलब जब आप शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बोले एक बार? चेंज। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बार बार कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चीजों को, और आपको जो याद आ रहा है उसको भी कमेंट करते रहिएगा। जितना आप रिवीजन में इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा मेमोरी बनेगा। ठीक है, तो जो भी मैं पूछ रहा हूं याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको कमेंट करते रहिए।
नाउ हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के राइट के वेरिएशन का। अब शेयर होल्डर्स का राइट आप किसी का भी चेंज कर सकते हो, मतलब इक्विटी का भी आप राइट चेंज कर सकते हो, आप प्रेफरेंस का भी कर सकते हो। यहां मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया है कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स छोड़ के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अगर वोटिंग राइट चेंज कर रहे हो या राइट वेराई कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर सबसे पहले आपको उस क्लास का, मतलब उस प्रेफरेंस शेयर्स का आपको अप्रूवल लगेगा। क्लियर है? उस प्रेफरेंस शेयर्स के टर्म्स ऑफ इशू का आपको अप्रूवल लगेगा, फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अप्रूवल लगेगा, अदर क्लास जिसके ऊपर वेरिएशन से असर हो रहा है उसका अप्रूवल लगेगा, और लॉ में अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा। मतलब पहले तो जिन प्रेफरेंस शेयर्स का राइट चेंज कर रहे हो उनका स्पेशल रेजोल्यूशन, ये पहला अप्रूवल हुआ। दूसरा, उसका जो टर्म्स ऑफ इशू है वो टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से होना चाहिए, दूसरा। तीसरा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का अप्रूवल होना चाहिए, तीसरा। चौथा, अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए अदर क्लास जिनके ऊपर असर हो रहा है उनका अप्रूवल चाहिए, चौथा। और पांचवा, अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक अथॉरिटी, ये पांचवा। ये 5 अप्रूवल आपको लगेंगे। और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है तो उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अगर 10% से कम है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर 10% से ज्यादा और 25% से कम है, 25 से तो कम ही रहेंगे ना, क्योंकि अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो 75% का, तो डिसेंटिंग तो मैक्सिमम 25% होंगे। तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है दे कैन अप्लाई टू एनसीएलटी विद इन 21 डेज, 21 दिन में वो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं। और एनसीएलटी फिर सू मोटो ऑर्डर पास करेगा कि भाई साहब ये कन्वर्जन होना चाहिए, अल्टरेशन होना चाहिए या नहीं, और ये आपने 30 डेज के अंदर फाइल करना है आरओसी को। कितने डेज में आरओसी को फाइल करना है? 30 डेज। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। ये है वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 1 मिनट देना चाहूंगा। आपकी बुक में इसका जो टेक्स्ट लिखा है कृपया उसको रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट रीड कर लीजिए। बेटा ये वनडे रिवीजन है, इसमें मेमोरी टेक्निक सेक्शंस याद करने की करवाने के लिए समय नहीं है। जितना कंटेंट है हम उसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हाँ, सेक्शन का रिवीजन मैं करवा सकता हूं, जो एंड में मैं करवा दूंगा। चलो फटाफट रीडिंग हो जाए तो डन बोल दीजिएगा, इमीडिएटली आगे बढ़ जाएंगे। कंसेंट राइटिंग में होना जरूरी है बेटा, कंसेंट हमेशा राइटिंग में होना जरूरी होता है। श्योर। अगर ये चीज हो गई है तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा रहा हूं मैं, है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 49। 49 के अंदर मेंशन किया है कि आप सभी शेयर्स के ऊपर यूनिफॉर्म कॉल कर सकते हो, मतलब सिंगल क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर आपको यूनिफॉर्मली कॉल करना जरूरी है। व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉल? सबके ऊपर एक जैसा ही कॉल करना पड़ेगा। सो यहां पे नीचे ध्यान दीजिएगा। कंपनीज को मैं डिवाइड कर सकता हूं 2 पार्ट में। पहला पार्ट है लिस्टेड, दूसरा पार्ट है अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स नॉर्मली फुल्ली पेड अप होते हैं तो उनके ऊपर कॉल करने की जरूरत नहीं होती, पर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर अनलिस्टेड के नॉर्मली पार्टली पेड अप होते हैं, और शेयर पार्टली पेड अप होते हैं तो उस केस में कॉल करना पड़ता है। तो एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर के ऊपर आपने कंसिस्टेंट कॉल करना चाहिए, ये चीज को यहां पे बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। ये होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 50, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो कृपया हम इसको स्टार मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दे दीजिएगा। रेडी? कॉल्स इन एडवांस। नाउ कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, ठीक है। कंपनी ने कॉल नहीं किया बट फिर भी शेयर होल्डर ने एडवांस में मनी दे दिया, तो उसके लिए हमें कॉल इन एडवांस कहते हैं। पर कॉल इन एडवांस के लिए कुछ चीजें जरूरी है जो आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से नेसेसरी है। आंसर राइटिंग पॉइंट में आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है, तो उसमें याद रखना कॉल इन एडवांस शुड बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। साथ साथ में बोला गया है कि जितना अमाउंट आपने भरा गया है उसको आप कॉल इन एडवांस कह सकते हो, जो आपने एडिशनली भरा हुआ है, ठीक है। नीचे कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ कंपनी टू रिसीव द कॉल इन एडवांस प्रोवाइडेड ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। फर्दर मेंबर
of the company limited by share shall not be entitled to any voting right in respect of the amount paid by him until the amount has been called up. मतलब कॉल इन एडवांस के ऊपर आपको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो इसको आप अंडरलाइन करके रखिए, नॉट एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स, ठीक है। व्हेन कंपनी रिसीव्स अ कॉल्स इन एडवांस, तो ऐसे सिचुएशन में राइट्स एंड लायबिलिटीज, द शेयर होल्डर नॉट एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट, पहली बात। दूसरा, लाइबिलिटी जो है शेयर होल्डर की वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। वर्ड एक्सटिंग्विश, यहां डिस्टिंग्विश लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करना, इट इज एक्सटिंग्विश, ठीक है। आपकी लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब आपकी लाइबिलिटी कॉल इन एडवांस के केस में खत्म हो जाएगी। शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, शेयर होल्डर कॉल इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। एंड आई नो कि आपको कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट परसेंटेज याद होगा, सो एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट, तो कितना परसेंटेज है कृपया मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, सो मैं मान जाऊंगा। नेक्स्ट, द अमाउंट रिसीव्ड इन द एडवांस कॉल इज नॉट रिफंडेबल, कॉल इन एडवांस हम कभी भी रिफंड नहीं करते हैं। कंपनी का अगर वाइंडिंग अप हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में कॉल इन एडवांस जो शेयर होल्डर में दिया है उसको पेड ऑफ माना जाएगा। पावर टू रिसीव द पेमेंट एडवांस कॉल मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कॉल इन एडवांस हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट में एक्सरसाइज होना चाहिए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं। आई होप सो कि आपको कॉल इन एडवांस का बहुत बढ़िया बच्चों 12% कॉल इन एडवांस के ऊपर आप मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हो। ये सभी आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से मैंने दिए हैं, कृपया इसको याद रखिएगा। यह होने के बाद में अगला आता है सेक्शन नंबर 51 जो है डिविडेंड का। डिविडेंड नॉर्मली फुल्ली पेड अप शेयर्स और पार्टली पेड अप शेयर्स के ऊपर दिया जा सकता है। शेयर फुल्ली पेड अप है तो आप फेस वैल्यू पे डिविडेंड दे सकते हो, और साथ साथ में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम के ऊपर आप कोई भी डिविडेंड नहीं दोगे, कभी भी आप प्रीमियम के वैल्यू के ऊपर डिविडेंड नहीं देते हो। स्टॉक मार्केट में जो शेयर लिस्टेड होते हैं उनका फेस वैल्यू 10 रुपए होता है, पर उनका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे एमआरएफ का मार्केट वैल्यू 70,000 रुपए के आसपास है, तो हम कभी भी डिविडेंड 70,000 रुपए के ऊपर नहीं डिक्लेयर करते। हम जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो फेस वैल्यू 10 रुपए के ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं, इट इज ओनली ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है। पार्टली पेड अप अगर शेयर है तो ऐसे सिचुएशन में अगेन आप प्रीमियम पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे, आप पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड डिक्लेयर करोगे एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी बोला हो गया उस हिसाब से। तो डिविडेंड में बस इतना ही है। नेक्स्ट सेक्शन है 52, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम मनी रिसीव्ड, ठीक है, दैट इज शेयर प्रीमियम अकाउंट का सेक्शन है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। नॉर्मली सिक्योरिटीज प्रीमियम ये आप दोनों फॉर्म में ले सकते हो, आप कैश में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम ले सकते हो, आप काइंड में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम ले सकते हो, और ये दोनों अलाउड है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब आप लोगे तो उसको 5 चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप बोनस शेयर्स के लिए इशू कर सकते हो, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो, कोई कमीशन या डिस्काउंट दिया है शेयर पे उसके लिए यूज कर सकते हो, रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हो। यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में गलती करते हैं, स्टार मार्क करके बोलना चाहूंगा कि भाई साहब प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं होता, प्लीज ध्यान दीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए यूज नहीं होता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूज होता है। प्रीमियम ऑन क्या बोले एक बार उसे रिडम्पशन, जब आप प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर रिडीम करते हो उस रिडम्पशन के वक्त आप जो एडिशनल प्रीमियम पे करते हो उसके लिए यूज होता है। जैसे जस्ट डायल जो कंपनी है उसने 1,500 रुपए में शेयर रिडीम किया था, 1,500 रुपए में शेयर बायबैक किया था, यह शेयर का फेस वैल्यू मात्र 10 रुपए था। अब 10 रुपए फेस वैल्यू था और प्रीमियम कितना 1,490 रुपए का प्रीमियम, तो यह प्रीमियम नॉर्मली आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से देते हो, क्लियर है। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इतना अमाउंट का नहीं होगा तो जनरल रिजर्व से देते हो, ठीक है। और सबसे आखिरी हम प्रीमियम यूज करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। शेयर अगर बायबैक करना है, मैंने वही बोला जस्ट डायल का एग्जांपल, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नीचे उनके सभी के अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने प्रॉपरली लिख के रखे हैं, आपको चाहिए तो। नो लॉ टू इशू द शेयर्स एज दे सेलेबल एट द प्रीमियम, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो ये कहता है कि आपने शेयर सेलेबल प्रीमियम वगैरह पे रखने चाहिए। द क्वेश्चन इज डिसाइडेड इन हेल्डर वर्सेस डेक्स्टर। दूसरा, नो प्रोविजन इन एओ इज रिक्वायर्ड, प्रीमियम के लिए आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं चाहिए। अमाउंट रिसीव्ड ऑफ अ प्रीमियम टू बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द सिक्योरिटीज हैज बीन इशूड फॉर द कैश और अदर देन कैश, मतलब काइंड में भी इशूड हो सकता है, जैसे ईसॉ, सीएसपीएस, स्वेट इक्विटी शेयर्स,
ये चीज है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस देन मेंशन्ड इन द सेक्शन शॉल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल शेयर कैपिटल एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट शॉल बी एप्लीकेबल। आपने किसी भी दूसरी चीज के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया तो उसको एक्ट के प्रोविजन नॉर्मली एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर ऊपर टेक्स्ट दिया गया है, आप चाहो तो एक बार टेक्स्ट रीड कर लो, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम ये सेक्शन काफी काम का है। प्लीज गो फॉर इट, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए प्लीज। डायग्राम्स थोड़े से मैंने अपडेट किए हैं, ओल्ड बुक्स के अंदर नहीं है, तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हालांकि ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको रजिस्टर्स में लिखवा के दिए हैं, तो आपको एक्चुअली इसको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, क्योंकि रजिस्टर में ये सभी डायग्राम्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिए, बस वो रजिस्टर के डायग्राम्स ही मैंने यहां पे बेटा फेयर किए हैं, दैट्स ऑल। रजिस्टर के अंदर मैंने ये सब चीजें आपको लिखवा के दी है और उसको फेयर किया है। ये रजिस्टर की ही डायग्राम है, हमारी टीम ने सिर्फ रजिस्टर के डायग्राम को ही फेयर किया है। चलो डन। ओके, नेक्स्ट वन, सेक्शन नंबर 53, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट द डिस्काउंट। अगर आप शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर इश्यू करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में क्या क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट ऑन शेयर इज टोटली प्रोहिबिटेड। आप शेयर्स के ऊपर बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, इस सिचुएशन में पेनल्टी लगेगा। जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो, और रुपए 5 लाख का पेनल्टी आपको लग सकता है। साथ में आपको रिफंड ऑफ अमाउंट देना पड़ेगा, प्लस 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इलीगल चीज की है, ये पैसा आपका था ही नहीं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। एक्सेप्शन, हम डिस्काउंट पे अगर शेयर इशू करना चाहे तो सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स में हम ये कर सकते हैं, और दूसरा डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर ये कर सकते हैं, जो किंगफिशर ने एसबीआई के साथ किया था। किंगफिशर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन रीपे नहीं कर पा रहा था, तो किंगफिशर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया था एट द डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, तो जिस वजह से मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू पे इक्विटी शेयर्स दिए थे एसबीआई को, सो दैट उनका लोन ठीक से रीपे हो जाए। तो इन दो केसेस में ही डिस्काउंट सिर्फ अलाउ किया गया है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि रजिस्टर में मैंने इसको लिख के दे दिया है। नीचे सेक्शन 54, दैट इज इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। उसके अंदर स्वेट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दोनों का डेफिनेशन देके रखा है, पर हम आते हैं सीधा डायग्राम के ऊपर। स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आपको इश्यू करने हैं तो जनरल मीटिंग का आपको लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन। शेयर्स आपके होने चाहिए एक ही क्लास के, सेम क्लास के शेयर होने चाहिए। कितने नंबर ऑफ शेयर कौन से प्राइस पे कौन से एम्प्लॉइज को आप दे रहे हो, इसके लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ सकता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। स्वेट इक्विटी शेयर्स का ई फॉर्म शुरू होता है एसएच फॉर्म नंबर 8 से लेके एसएच फॉर्म नंबर 11 तक के, साथ में ई फॉर्म नंबर 15। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स को लग जाएंगे। ठीक है, अब स्वेट इक्विटी शेयर्स में इतने प्रोविजंस तो है, एडिशनली कुछ टेक्स्ट और प्रोविजन स्वेट इक्विटी शेयर्स में दिए गए हैं, वो आप रीड कर सकते हो, और कुछ रूल भी उसके अंदर मेंशन किए गए हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के, उसको आपने याद रखना। जैसे रूल्स के अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको मेंशन कर दूं, ठीक है, ये बहुत काम का, इसको स्टार मार्क करके रखना। रूल्स में मेंशन किया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके रजिस्टर में डायग्राम ड्रॉ होगा तो कृपया ठीक से चेक कीजिएगा। परसेंटेज, आप कितने स्वेट इक्विटी शेयर साल भर में इशू कर सकते हो और कितने थ्रू आउट द लाइफ इशू कर सकते हो। बोला गया है एक साल में आप मैक्सिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। सो अगर आपका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है तो आप मैक्सिमम 15 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, या तो फिर 5 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर विच एवर इज हायर ये आप इशू कर सकते हो। तो यहां पे हम 15 फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, 15 करोड़ के हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स जो नॉर्मली आप यूज करते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो नॉर्मली आप क्या करते हो, एक बार जैसे इशू, तो उसके अंदर आप ये कुछ गलत दिया है, इसको कट कर दीजिएगा, इसका काम नहीं है। ठीक है, जो भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो तो उनको सिर्फ साल में एक बार, मतलब एक साल में एक बार आपको 15% या 5 करोड़ विच एवर इज हायर अलाउड है। पर ये सभी स्वेट इक्विटी शेयर जो ओवरऑल सभी ईयर में आप इशू करते हो, ओवर द ईयर्स, मतलब सभी साल, मतलब कंपनी का लाइफ टाइम गिन लो भाई साहब आप इसको, कंपनी के लाइफ टाइम में आप जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो, तो नॉर्मल कंपनी को मैक्सिमम पेड अप कैपिटल के 25% ही स्वेट इक्विटी शेयर अलाउड है। मतलब आपने 10 साल तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए तो पर ईयर का लिमिट 15% या 5 करोड़ विच एवर इज हायर है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ टाइम कंपनी के स्वेट इक्विटी शेयर 25% के ऊपर नहीं जाने चाहिए।
ठीक है, मतलब 100 करोड़ का अगर आपका पेड अप कैपिटल है, लाइफ टाइम में 25 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। पर अगर स्टार्टअप कंपनी है तो पहले 10 साल तक के वो 50% के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। 50% मतलब 10 करोड़ पेड अप कैपिटल अगर आपका है, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का आपका पेड अप कैपिटल है, तो मैक्सिमम आप 50 करोड़ रुपीस के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। यहां करेक्शन है, 50 करोड़ रुपीस के आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, सर व्हाट इफ आफ्टर 10 ईयर्स, यहां 10 ईयर्स के आफ्टर क्या होगा? आफ्टर 10 ईयर्स आपको ये शेयर्स बाय बैक करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? आफ्टर 10 ईयर्स यू हैव टू बाय बैक द शेयर्स। आपको 25% वाली लिमिट के ऊपर आफ्टर 10 ईयर्स जाना पड़ेगा। आफ्टर 10 ईयर्स यू हैव टू कंप्लाई विद द लिमिट ऑफ द 25%। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का डायग्राम है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, पर मैंने एग्जाम क्लास के अंदर इसको लिख के दिया है। स्वेट इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहिए तो 1 मिनट लीजिए, इसको रीड कीजिए। गो फॉर इट फास्ट। न्यू बुक बाय करने की कोई नीड नहीं है नवंबर 22 एग्जाम के लिए। मई 23 एग्जाम होगा तो उनको न्यू बुक लेना चाहिए। ठीक है, नवंबर 22 के लिए कोई भी न्यू बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। सब वही चीज है जो तुमको रजिस्टर में लिख के दी वही की है। मैं क्या नया कहां से लाऊंगा? जो रजिस्टर में लिखा था वही इसमें डाला। नया मेरे पास कुछ नहीं है, जो पढ़ाया है वही है बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, और ऐसे डाउट में मत रहो। ठीक है, मेरे पास ये बनाया है इसलिए मैं आपको इसमें से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो दैट समय सेव हो, डरने की जरूरत नहीं। जो तुमको लिखवा है वही ये चीज है। चलो, ये स्वेट इक्विटी 54 होने के बाद जा रहे हैं हम नेक्स्ट सेक्शन नंबर, दैट इज सेक्शन नंबर 55। और नेक्स्ट सेक्शन नंबर 55 है प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स आप नॉर्मली, अब देखिए ये डायग्राम आपकी ओल्ड बुक वाला ही है। प्रेफरेंस शेयर्स आप नॉर्मली 20 साल के लिए इशू कर सकते हो या 30 साल के लिए इशू कर सकते हो। 20 साल के लिए नॉर्मल कंपनी, 30 साल के लिए मैंने मेंशन किया था शेड्यूल 6 वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। और अगर आप 30 साल के लिए इशू कर रहे हो तो 21st ईयर से 10% एवरी ईयर, ऐसे 21st में 10%, 22nd ईयर में 10%, 23rd ईयर में 10% एंड सो ऑन करते हुए पूरा 100% रिडीम कर लो 30th ईयर तक के। क्लियर है? ये चीज को बोला गया है। पर ये प्रेफरेंस शेयर्स का सेक्शन के अंदर ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि सामूहिक सी बनाना कार्यक्रम ये यहां पे चल रहा है, सामूहिक उल्लू बनाना कार्यक्रम यहां पे चल रहा है, तो इसको याद रखिएगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के लिए कोई अप्रूवल नहीं लगता। ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी रिडीम, सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स आप रिडीम कर सकते हो। फ्री रिजर्व्स और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स में से ये आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने चाहिए। सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, सीआरआर अप टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम कंटेंट नहीं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ शेयर प्रीमियम, ये तो जस्ट अभी अभी पढ़ा था हमने ताजा ताजा। और आरओसी को अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के लिए SH7 फाइल कर दो। फिर अगर फिर भी आपके प्रेफरेंस शेयर अनरिडीम रहते हैं, मतलब आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर सकते भाई, आपकी मजबूरी है, पैसा नहीं है जीवन में, तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उल्लू बना लो। वो तो पागल है, उनको कुछ समझता ही नहीं है जीवन में, उनको उल्लू बना लो। उनसे ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, नए प्रेफरेंस शेयर्स दे दो, तो आपके 20 साल और प्लस हो गए, 20 साल रिन्यू हो गए। अच्छा, ये उल्लू बना रहे हैं हम उनको कि ओल्ड भाई साहब ओल्ड दे दो न्यू ले लो, इससे हमने उनको उल्लू बना दिया। ऊपर से इससे बात नहीं बनेगी, हम उनसे ही उनका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे कि तुम ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और बोलो तुम उल्लू हो। ऑर्डिनरीली नहीं, स्पेशली बोलो तुम उल्लू हो। सामूहिक सी बनाना कार्यक्रम चल रहा है। हमने आपको जो पहले प्रेफरेंस शेयर दिए थे वो 20 साल के लिए दिए थे, अब 20 साल खत्म हो गए, वो वापस दे दो। हम नए 20 साल के लिए देते हैं, वापस 20 साल बाद मिलेंगे। अच्छा, इसके लिए पहले स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर लो, स्पेशल पास करके खुद मान लो तुम उल्लू हो जीवन में, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे भी मन नहीं भरा तो हम गए एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी से सर्टिफिकेट लाया कि भाई साहब ये लोग उल्लू है, इनको उल्लू बनाने के लिए ही रखा है। मतलब पहले उनको प्रेफरेंस शेयर्स देके पहले यहां पे टैटू बनवा लिया, उल्लू, समझ में आ रहा है? आउटलाइन बनवा ली, फिर उस टैटू को हमने गहरे कलर से मार्किंग कर दिया, फिर वो टैटू को एनसीएलटी के अप्रूवल से मल्टी कलर बना दिया। कैसा सेक्शन है जीवन में, काय को बनाया जीवन में? एनीवेज, जो भी है ऐसा ही है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। कृपया 1 मिनट लीजिए, चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट, समय वेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है,
चलो डन हो गया पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर नीचे सेक्शन 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज में पहली चीज जीवन में जो आपको समझ में आनी चाहिए वो है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले ये भी आपके ओल्ड बुक वाला है, सभी ओल्ड बुक वाला है, रजिस्टर में लिखा हुआ है, मैंने मेरे दिल से कुछ नहीं लाया जीवन में। ठीक है, एक आधा हार्डली चार्ट होगा पूरे सिलेबस में जो मैंने डाला होगा। सो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन मीनिंग, ट्रांसफर ये हमेशा नॉर्मली वॉलेंटरीली कर लेते हैं, वॉलेंटरी होता है। ये स्पेलिंग को क्या हो गया, ये स्पेलिंग मेरे पे गया है, TARL, वॉलेंटरी ली कौन करेगा। सो नॉर्मली आप ट्रांसफर कर सकते हो वॉलेंटरीली, स्पेलिंग तो तुम्हें मालूम है, US इंग्लिश, UK इंग्लिश, DK इंग्लिश। नेक्स्ट वाला ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल by operation of law is called as transmission. Transfer by deliberate act of parties से होता है transmission, insolvency, death, inheritance, lunacy, etc. Initiated by transfer or transferee, legal है ये initiate करता है। Consideration, adequate consideration होना चाहिए, कोई consideration ट्रांसमिशन में जरूरी नहीं है। ट्रांसफर डीड ये नॉर्मली जरूरी होता है वैलिड ट्रांसफर के लिए, ट्रांसमिशन के लिए कोई भी ट्रांसफर डीड जरूरी नहीं होता। Liability cease to be completion on the case of transfer. Original liability coexist with the transmission. ठीक है, continues to exist. Stamp duty, ट्रांसफर में मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगता है, ट्रांसमिशन में कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये ट्रांसफर रिफ्यूज कर सकते हैं पर ट्रांसमिशन रिफ्यूज नहीं कर सकते। बाप को बेटे को शेयर देने से कौन रोक सकता है। एग्जांपल कि भैया एक्स ने वाई को शेयर ट्रांसफर किए, ए ने खुद के बेटे बी को शेयर ट्रांसमिट किए, ये होता है ट्रांसमिशन। फिर आता है ट्रांसफर ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। नॉर्मली जब भी आप शेयर ट्रांसफर करते हो या ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हो तो ऐसे केस में 60 डेज में आपने फाइल कर देना चाहिए किसके साथ, कंपनी। और अगर ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तो डायरेक्ट शेयर ट्रांसफर हो सकता है। ये चीज यहां पे मेंशन की है। इन केसेस में खास करके ट्रांसफर ट्रांसमिशन के सेक्शन की कुछ चीजें मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा जो बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है, ये तो यहां पे देखो फटाफट हो गया कि भाई साहब 60 डेज आप आपके बुक में मार्क कर सकते हो। ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए फॉर्म नंबर SH4 है, ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेटेड एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, ये सब चीजें तो हमने पढ़ी गई है। ठीक है, फिर आ जाओ नीचे, ट्रांसमिशन की चीज दी है, फिर ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स की चीज दी है। अ कंपनी शॉल नॉट रजिस्टर और ट्रांसफर पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर या रजिस्टर नहीं हो सकते हैं, वो उसको नोटिस देना पड़ेगा फॉर्म नंबर SH5 के अंदर। ठीक है, अगर करना भी है तो उस केस में ही हो सकता है। फिर बोला गया है नॉर्मली इन द केस ऑफ शेयर्स इन अ फिजिकल फॉर्म आपको मेंशन किया गया है द शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी डिलीवर्ड, कितने दिनों में शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर होगा, तो इसको स्टार मार्क कीजिएगा। ये हो सकता है आपके बुक में ओल्ड में ना हो, नए मॉड्यूल के अंदर ये इंसर्ट किया गया है इसलिए मुझे बुक के अंदर डालना पड़ा, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा क्योंकि ये ओल्ड मॉड्यूल में था ही नहीं जब आपने बैच की थी, अब नए मॉड्यूल में आया इसलिए मैंने भी इंसर्ट कर दिया है। नॉर्मली ट्रांसफर ट्रांसमिशन के केस में 1 मंथ के अंदर इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और अलॉटमेंट फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मतलब इनिशियल इशू के लिए, इनिशियल इशू के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट और द अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स, मतलब 1 महीना ट्रांसफर ट्रांसमिशन में नया सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। अगर आपको पहली बार शेयर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो 2 महीने और डिबेंचर इशू के केस में 6 महीने। इस प्रकार आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये खास वाला चीज है, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बचा हुआ चीज पढ़ लीजिए। सेक्शन नंबर है 56, गो फॉर इट फास्ट। ओल्ड में है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ओल्ड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मार्क कर लीजिए। चलो डन है एवरीबॉडी, रीड करना हो जाए डन डाल दीजिएगा, इमीडिएटली हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो डन है एवरीबॉडी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया और उम्दा, बड़े अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट सेक्शन नंबर है 57 जो है फ्रॉड का, पर्सोनेशन का। एक ही पर्सन ने अलग अलग आइडेंटिटी बना के, याद है दर्शन,
दूरदर्शन, सुदर्शन, प्रदर्शन, दिव्य दर्शन, ऐसा ना। मैंने 5 आइडेंटिटी बनाई और शेयर एक्वायर करना शुरू कर दिया, तो इसे पर्सोनेशन कहते हैं। पेनल्टी आपको मालूम है 1 साल से 3 साल की जेल, 1 लाख से 5 लाख का फाइन। इतू सा तो वो सेक्शन है। नेक्स्ट जाते हैं सेक्शन नंबर 58 जो है रिफ्यूजल का। ये मैंने आपको चार्ट फॉर्म में लिखवा के दिया होगा, बुक में नहीं लिखा है आपने, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझा दूं। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर द शेयर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पहली बात तो आप पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने से रिफ्यूज ही नहीं कर सकते जब तक सफिशिएंट कॉज नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो भाई साहब आप क्यों मना कर रहे हो जीवन में? तो आप पब्लिक कंपनी में तो रिफ्यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर पब्लिक कंपनी में रिफ्यूज किया तो ट्रिब्यूनल को अपील करना पड़ेगा 60 या 90 डेज में, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। मतलब जब से रिफ्यूज किया वहां से 60 डेज, या जब से आपने एप्लीकेशन किया है वहां से रिप्लाई नहीं आया तो 90 डेज। इसके लिए आपको थोड़ा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा 60-90 डेज के लिए। प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे सिचुएशन में सेंड अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विथ रीजन। तो आप रिफ्यूज कर सकते हो कि शेयर ट्रांसफर करने से क्यों रिफ्यूज मना किया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर का रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। उस केस में आप 30 या 60 डेज में अपील कर सकते हो। ये 30, 60 और 60, 90 स्टार मार्क है, हाँ ये बहुत बेकार है। 30, 60 या 60, 90 बहुत बेकार है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है। मतलब रिफ्यूजल कम्युनिकेट करने के 30 डेज में, और रिफ्यूजल कम्युनिकेट नहीं किया है तो जब से आपने ट्रांसफर का एप्लीकेशन किया वहां से 60 डेज, मतलब 30 डेज और 60 डेज ये जो है ना, मैं इसको चाहिए तो लिख के रखता हूं, 30 डेज एंड 60 डेज, दिस इज फ्रॉम रिफ्यूजल। रिफ्यूजल आपने एप्लीकेशन किया था ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए, रिफ्यूजल का ऑर्डर आया वहां से 30 डेज, वहां से 60 डेज। लेकिन अगर रिफ्यूजल का ऑर्डर ही नहीं आया तो एप्लीकेशन से 90 डेज भाई, एप्लीकेशन जो है उससे 90 डेज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आइडिया क्लियर है? एप्लीकेशन से 90 डेज है, मैं उसको नीचे से लेता हूं, नीचू से, हाँ ये चीज को याद रखना। ट्रिब्यूनल दोनों सिचुएशन में देखेगा कि अपील लेने लायक है क्या, और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑर्डर करेगा अगर जरूरी है विद इन 10 डेज, और रेक्टिफिकेशन भी ऑर्डर करेगा रजिस्टर का। इन द केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑर्डर फाइन और इंप्रिजनमेंट दोनों चीजें आपके ऊपर लगाई जाएगी, ठीक है। नीचे रीजन फॉर रिफ्यूजल क्या क्या हो सकते हैं, सस्पेंशन और द फ्रॉड। वो सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, सस्पिशन होना चाहिए, सस्पिशन और द फ्रॉड। उसके बाद में डिटेल्स इंप्रॉपर दिए हैं, कंपनी को प्रिजुडिशियल है, रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं किया है, कोई भी अदर रीजन हो सकता है जिसके ऊपर आप रिफ्यूजल कर सकते हो। यह आपका रिफ्यूजल का सेक्शन, चाहिए तो इसको भी एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन नंबर है 58। नालायक सागर अंग प्रदर्शन नहीं, ये कहां से लाए जीवन में बेकारी आदमी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा से। ये है सेक्शन 58 रिफ्यूजल का। सेक्शन 58 रिफ्यूजल का होने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन है 59, दैट इज करेक्शन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर गलत तरीके से बनाया जाता है, जिसके अंदर हो सकता है कि आपका नाम जबरदस्ती में रजिस्टर ऑफ मेंबर पे ऐड कर दिया, जरूरत नहीं थी पर फिर भी ऐड कर दिया, या तो फिर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से ओमिट कर दिया, नहीं करना था फिर भी कर दिया, या आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डालने के लिए डिले हो रहा है। तीनों रीजन हो सकते हैं, या इसको छोड़ के और भी रीजन हो सकता है एक्सेट्रा, कि गलत नाम डाल दिया, गलत नंबर ऑफ शेयर लिख दिए, कोई भी गलती, एनी मिस्टेक कैन बी देयर। तो ऐसे सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिए आप ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हो, ठीक है, कि एनसीएलटी भैया देखो हमारा नाम कैसे लिखा है, या हमारा नाम ही नहीं लिखा है, या नहीं लिखना चाहिए था फिर भी लिखा हुआ है, तो प्लीज उसको सुधारिए। ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है, पहले तो अपील डिसमिस कर देगा, है फालतू अपील है घर पे जाओ, या 10 दिन के अंदर करेक्शन का ऑर्डर पास करेगा, साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर और रिकॉर्ड का ऑर्डर पास कर सकता है। बस इतना ही आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसके अंदर पढ़ने लायक ऐसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है। 59 के बाद 60 सेक्शन नंबर डिलीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर आता है दैट इज 61। ये हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैपिटल क्लॉज अल्टरेशन के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है कि 61 हम यहां नहीं पढ़ते, हम मेमोरेंडम के साथ में पढ़ते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन का जब रिवीजन होगा उस वक्त मैं आपको ये सेक्शन पढ़ा दूंगा। फिर आता है फर्दर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज का सेक्शन नंबर 62, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स का, ठीक है। अच्छा सेक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम का है, बहुत सारा कंटेंट है। पहले चार्ट से मैं समझा दूं, फिर आपको रीड करने के लिए मैं काफी समय दूंगा। खास करके कृपया बच्चों याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 62, 63, उसके बाद में 66, उसके बाद में 67 से लेके 70,
शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर में इतने सेक्शन तो छोड़ने ही नहीं। मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन ये मेंशन कर रहा हूं सभी, चलो पूरे शेयर कैपिटल डिवेंचर के इंपॉर्टेंट दे दूं, ठीक है। 46 शेयर सर्टिफिकेट का काम का है, 48 वेरिएशन का काम का है, ठीक है। उसके बाद में आप ले लो 52 प्रीमियम का काम का है, 54 काम का है, 55 काम का है, 56 वगैरह ठीक है, 57 ठीक है, 58 ठीक है, 59 नहीं, 60 भी नहीं, 61 भी नहीं, फिर ये इतने सेक्शन नॉर्मली आपको आने चाहिए। अगर शेयर कैपिटल डिबेंचर पे क्वेश्चन आता है तो हाँ 51 भी काम का है, कॉल इन एडवांस का, माय मिस्टेक, 51 भी काम का है। तो अगर शेयर कैपिटल डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो देयर आर क्वाइट अ चांसेस मेरी जान मेरे प्यारे कि आपको 80% चांसेस है कि इन सेक्शंस पे ही सवाल पूछा जाएगा। 80% चांसेस, बचे हुए 20% में सब चुट्टे पुट्टे सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज को कृपया याद रखिएगा, 80% चांसेस है कि यू विल गेट दिस, ठीक है। ऐसे हर रिवीजन में मैं आपको स्टार्टिंग में सेक्शन मेंशन करते जाऊंगा, तो इन सेक्शन को आपने लास्ट डे रिवीजन के अंदर रखना ही है, लास्ट 24 आवर्स में, ठीक है। इनको कहीं मार्क कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाक करके। चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। ये होने के बाद में फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में नॉर्मली आप फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर सकते हो, जिसको राइट इश्यू भी कह सकते हैं। जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन और कंडीशन, दैट इज राइट इश्यू एंड रिजर्वेशन। दूसरा एम्प्लॉइज को भी आप इश्यू कर सकते हो जीएमएसआर और कंडीशन के साथ में। और तीसरा आप पब्लिक को भी इश्यू कर सकते हो जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, पर उसमें प्राइस सिर्फ आपको अलग से डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप पब्लिक को इश्यू कर रहे हो। नॉर्मली ये जो सेक्शन है ये राइट इश्यू के लिए ही यूज होता है, मतलब मेनली आपको सवाल पूछा जाएगा इस सेक्शन में राइट इशू के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके सभी प्रोविजन राइट इशू के हिसाब से ही बनाए गए हैं। सबसे पहली बात, ऑफर जो है वो विद द नोटिस आपने देनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर्ड है उसके हिसाब से। फिर जो एप्लीकेशन है वो मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज तक के ओपन रहना चाहिए, मतलब मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज तक के ओपन रहेगा। नोटिस शॉल बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिस प्रकार आपको जरूरी है दैट एटलीस्ट 3 दिन पहले। Unless otherwise provided in AOA, the shareholder will have a right for renouncement of the shares and same will be mentioned in the notice. Renouncement आपको शायद याद होगा, जिस शेयर होल्डर को ये शेयर्स नहीं चाहिए वो खुद के शेयर्स किसी और के नाम पे शिफ्ट कर सकता है और बोल सकता है भाई मेरी जगह पे तू ले ले, पैसा भी वही बंदा भरेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिस्पोज द शेयर्स ऑफर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन शेयर्स को डिस्पोज कर सकता है जो शेयर्स कंपनी ने मतलब पब्लिक ने या किसी ने खरीदे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो नोटिस देगा एक्सपायरी की और फिर शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ये आपके राइट इशू के कंडीशंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी काम का सेक्शन नंबर है, मैं चाहूंगा 1 मिनट लीजिए, बचे हुए कंडीशंस भी पढ़ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। 3 क्लियर डे का नोटिस आपको देना चाहिए, बहुत बढ़िया, शानदार। कॉल्स इन एडवांस का टेक्स्ट ऑलरेडी अनुराग हमने पढ़ा हुआ है, जो सेक्शन में लिखा है वही टेक्स्ट है बेटा। डिसेंटिंग शेयर होल्डर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट के अंदर है। चलो डन एवरीबॉडी। ये चीज होने के बाद में सेक्शन नंबर 63 है बोनस इशू का, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 63 बोनस इशू के ऊपर हम जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना बड़े अच्छे तरीके से, लेट्स गो। बोनस इशू के अंदर मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक बोला था, 3 1 3 3 2 6 3 3 10, मतलब सेक्शन नंबर है 63, ठीक है। थोड़ा सा इसको उल्टा लेना, 3 1 3 3 2 6 3 3 10, मतलब सेक्शन नंबर है 63, कंडीशंस है 10। कंडीशंस कितने हैं 10 सबसे, और इसको 3 कंडीशंस में डिवाइड कर लो, 3 3 3 और एक एडिशनल डिविडेंड का कंडीशन। ये चार्ट में पूरे कंडीशन का वर्ड है तो ध्यान देना। बोनस इशू शॉल बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इसके लिए चाहिए। और तीसरा, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको बोनस के लिए लगेगा, मतलब 3 अप्रूवल्स आपको चाहिए, 1 2 3, दैट इज एओए, बोर्ड और जीएमएसआर। दूसरा, सोर्सेस ऑफ बोनस, सबसे पहले आपने यूज करना चाहिए भाई साहब सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व।
आपने सबसे पहले यूज करना चाहिए सीआरआर। ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये इधर चाहिए था और ये इधर चाहिए था। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने यूज करना चाहिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसे हम कहते हैं सीआरआर, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर आपने यूज करना है जनरल रिजर्व। तो तीन अप्रूवल्स है और तीन सोर्सेस है। फिर उसके बारे में तीन डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए, जैसे शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए, प्रोविडेंट फंड का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट रिपेमेंट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सो तीन डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए, मतलब तीन, देखो सिंपल सी बात है, तीन अप्रूवल, तीन सोर्सेस, तीन डिफॉल्ट, और एक एडिशनल कंडीशन है डिविडेंड का, एक एडिशनल कंडीशन है डिविडेंड का, और वो ये है कि बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलाउड। मतलब आपने बोनस डिक्लेयर कर दिया 10 करोड़ का, और वो 10 करोड़ आपने बोनस शेयर नहीं बांटे, सॉरी माय मिस्टेक, वेरी सॉरी, आपने 10 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 10 करोड़ का, और वो आपने 10 करोड़ का डिविडेंड कैश में नहीं दिया, आपने उसके जगह पे 10 करोड़ के बोनस शेयर दिए। ये देना अलाउड नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। ये है आपका सेक्शन नंबर 63 जो है बोनस इशू का, तीन अप्रूवल्स, तीन सोर्सेस एंड तीन डिफॉल्ट्स और एक डिविडेंड का कंडीशन, ठीक है। चाहिए तो एक बार रीड कर लो। Sure. Done, everybody? हो गया सबका? बोलो ऐसा ना। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, दूसरों से शेयर कीजिएगा। ये कंडीशन हो गए, तो नेक्स्ट सेक्शन आता है 64, नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ द कैपिटल। नॉर्मली आप पूरे शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर में जहां पे भी कैपिटल अल्टर करते हो 30 दिन में SH7 ROC को फाइल कर दो, बात खत्म। नहीं तो उस सिचुएशन में आपको पेनल्टी लग जाएगी, जो है 500 फॉर ईच डे, मैक्सिमम अप टू 5 लाख, और 1 लाख इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ऑफिसर। सिंपल एज दैट। काम का सेक्शन नहीं है, अगले सेक्शन पे जाते हैं। 65 डिलीटेड है, तो हम है 66 के ऊपर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए आपको एक डायग्राम, आपको कुछ एक्शंस याद करने हैं। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। सबसे पहले, उसके बाद में, 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 ठीक है। तो आपको देखो अप्रूवल कितने हैं। सबसे ऊपर सीजी अप्रूवल, सबसे ऊपर कौन सा अप्रूवल? सीजी। फिर नीचे सेबी, एनसीएलटी, ठीक है, सेबी एनसीएलटी। फिर आरओसी, फिर कौन बोले एक बार? आरओसी। फिर क्रेडिटर, जो पैसा मांग रहा है वो कौन है? क्रेडिटर। और जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। तो आपके इतने अप्रूवल आपको याद होने चाहिए। टोटल 6 अप्रूवल्स है। सीजी, सेबी, सब जन एक्शन करो वरना याद नहीं रहेंगे। सीजी, सेबी, एनसीएलटी, आरओसी, क्रेडिटर, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। इतने अप्रूवल आपको करने हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए। इतने अप्रूवल्स आपको करने हैं काय के लिए बोले एक बार, से रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जैसे सबसे पहले अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, नो डिफॉल्ट इन द केस ऑफ डिपॉजिट, नेचर ऑफ रिडक्शन, एक्सटिंग्विश द लाइबिलिटी ऑफ अनपेड कैपिटल, जो अनपेड कैपिटल है उसको उड़ा दो, कैंसल द अनरिप्रेजेंटेड कैपिटल, जो कैपिटल का कोई वाली नहीं है उसको छोड़ दो, पे ऑफ द एक्सेस कैपिटल, अगर कोई एक्सेस कैपिटल है तो उसको पे ऑफ कर दो। नोटिस ऑफ रिडक्शन, सीजी, आरओसी, सेबी एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ऊपर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन और एनसीएलटी ऑलरेडी देख लिया। नीचे अगर किसी अथॉरिटी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो 3 महीने में खुद को ऑब्जेक्शन प्लेस कर सकता है, अदरवाइज रिडक्शन ऑफ कैपिटल ये होके रहेगा। ये चीज मेंशन की है, वापस से अप्रूवल बोल दूं, सीजी, सेबी, एनसीएलटी, आरओसी, क्रेडिटर, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है? सेक्शन नंबर 66, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। चाहिए तो एक बार रीड कर लो। कुछ याद आ रहा है सबको? ये सब एक्शन याद आया क्या? मुझे जरूर बताइएगा। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। चलो, डन हो गया सबका?
बोलो हाँ है ना, शानदार। ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है बायबैक। बायबैक में हम 67 और 70 साथ में देखते हैं। 68 का प्रोसेस हम नॉर्मली हमेशा पहले कंप्लीट करते हैं। तो व्हाट इज बायबैक, तो जरूर आ जाइए, पहले एक बार बायबैक बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बायबैक मीन्स अ परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय इट्स ओन। सेक्शन 67 बोलता है कि भैया खुद के पैसों में से बायबैक नहीं करना चाहिए, ठीक है, खुद के पैसों से कंपनी ने बायबैक नहीं करना चाहिए। पर इसको अगर इकलौता पर इसका इकलौता एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68 बोलता है बायबैक काय के लिए करना चाहिए, कैपिटल के ऊपर कंट्रोल के लिए, सेंट्रलाइज होल्डिंग के लिए, रिड्यूस द लिक्विडिटी के लिए, कैपिटल को रिडीम करने के लिए, और टेक ओवर अगर आपको कोई करना चाहता है, कंपनी को एक्वायर करना चाहता है तो उसको अपोज करने के लिए। जज डायल ने 950 रुपए का शेयर 1500 में बायबैक किया था। ये मैंने क्लास के अंदर भी एग्जाम्पल दिया था। बायबैक करना है दो पार्ट में, अप टू 10% का बायबैक, 10% से 25% का बायबैक, ठीक है। अप टू 10% के लिए बोर्ड का ऑर्डिनरी, 10 से 25% के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल। कंडीशन ऑफ बायबैक, आपको अप्रूवल्स लगेंगे कंडीशंस के अंदर। सबसे पहले एओए अप्रूवल, आपका डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड बी 2:1, ये पता होगा। सेबी का अप्रूवल लगेगा, शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। शेयर कैसे होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। सोर्सेज ऑफ बायबैक, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद लो, ओपन मार्केट से खरीद लो, या एम्प्लॉय को जो स्वेट इक्विटी शेयर दिए है उससे खरीद लो। याद है हमने स्वेट इक्विटी में देखा था कि पूरे लाइफ टाइम का मिला के आपको 25%, जिसमें स्टार्टअप को 50% था, मैंने बोला था वहां बायबैक कर लो, हाँ है ना। फिर डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, बायबैक का एक डिटेल स्टेटमेंट आपने फाइल करना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसके बाद में आरओसी और सेबी का अप्रूवल आपको लेना चाहिए। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने स्वेट इक्विटी के केस में आपको 8 to 11 ये फॉर्म बोला था, वेरी सॉरी। आज के रिवीजन में शायद मैंने गलत बोला, मैं उसको चेक करेक्ट करना चाहूंगा। बायबैक का मेरे को अभी याद आया कि मैंने स्वेट इक्विटी का गलत बोला। स्वेट इक्विटी का 8 to 11 नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का आपका ई फॉर्म है 3 SH3, ये स्वेट इक्विटी का है। बायबैक का ई फॉर्म है 8 to 11, ठीक है। बायबैक का 8 to 11 है, साथ में 15। मैंने शायद इसको स्वेट इक्विटी में बोला था, तो आई एम वेरी सॉरी, दिस वाज रॉन्ग बाय कंफ्यूजन। मतलब लॉजिकली मेरे को पता था कि ये बायबैक का है, पर बोलते बोलते गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। स्वेट इक्विटी शेयर्स का आपका SH3 है और बायबैक का 8 to 11 साथ में 15 है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, हमने इसको याद भी करवा के दिया था क्लास में, ठीक है। मेरे केस में बोलते बोलते तकलीफ हो गई, वेरी सॉरी। रजिस्टर ऑफ द बायबैक और द डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज बॉट बैक, ये आपने मेंशन करना चाहिए। रिटर्न ऑफ बायबैक आपने फाइल करना चाहिए, किसके साथ में बोले एक बार, जो से आरओसी, ये चीज को आपने याद रखना। फिर टाइम पीरियड फॉर द बायबैक, मैंने टाइम पीरियड के लिए मस्त वाला एक चार्ट बना के दिया था, रजिस्टर में आपके लिखा हुआ होगा। चार्ट के अंदर मैंने दिया था बायबैक के लिमिट। बायबैक जब आप करते हो तो 1 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। तो अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है, रेजोल्यूशन पास किया 1 जून 2025 को, तो 1 साल के अंदर बायबैक खत्म हो जाना चाहिए, विद इन 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 साल में कंप्लीट कर लो। डिफरेंस बिटवीन 2 बायबैक, गैप बिटवीन 2 बायबैक 1 ईयर होना चाहिए। तो अगर 31 में है 2026 को पहला बायबैक कंप्लीट हुआ है, तो दूसरा बायबैक आप 1 जून 2027 के पहले नहीं कर सकते, मिनिमम 1 ईयर का गैप। और जो सिक्योरिटीज आपने बायबैक की है वो आप 6 महीने तक इशू नहीं कर सकते। सो अगर आपने 1 जून 2027 को बायबैक किया, वो 1 साल में कंप्लीट हुआ, 31 में 2028 को कंप्लीट हुआ, 1 साल लगता है ना, बोलो हाँ है ना। और ये 31 में से आपने जो सिक्योरिटीज बायबैक की है, जैसे समझो आपने यहां पे सिक्योरिटीज बायबैक की है ₹10 फेस वैल्यू वाली इक्विटी शेयर, तो 6 महीने तक के आप सेम शेयर्स इशू वापस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी बायबैक किया। और अगर इशू ही करना तो बायबैक का ही कोई किया जीवन में, तो सेम टाइप के सिक्योरिटीज आप 6 मंथ्स तक इशू नहीं कर सकते। ये बोला गया है, ये 3 टाइम लिमिट। वापस बोलता हूं, बायबैक रेजोल्यूशन से 1 साल, 2 बायबैक के बीच का डिफरेंस 1 साल, और नए सिक्योरिटीज सेम सिक्योरिटीज वापस इशू करने के लिए 6 महीने। नेक्स्ट, और भी टाइम लिमिट है, जैसे बायबैक की हुई सिक्योरिटीज फिजिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको 7 दिन मिलेंगे, और रिटर्न ऑफ बायबैक आरओसी और सेबी को फाइल करने के लिए 30 डेज मिलेंगे। तो सभी बायबैक के टाइम लिमिट हमने एक चार्ट में दिए, ये मैंने आपको लिखवा के दिया था, नहीं होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, और बायबैक को एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा काम का सेक्शन है। चलो डन एवरीबॉडी, आई होप सो हो गया होगा। अब ये अगर आपका हो गया है, ये आपका हो गया है,
तो मैं सेक्शन नंबर 67 और 70 को साथ में लेना चाहूंगा। सीआरआर तो आपका फेवरेट सेक्शन है, सीआरआर 69 है, जितना अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू उतने का आप सीआरआर बना लो। ये तो नहीं भी पढ़ा तो भी जीवन में याद हो जाए तुमको सेक्शन, क्या बताऊं मैं लाइफ में, इतने तो नालायक लोग है मेरे पास में, मेरे प्यारे नालायकों। लेट्स गो। सो बायबैक का कंसेप्ट, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक सेक्शन 67 कहता है, सेक्शन 67 कहता है कि भाई साहब आपने खुद के शेयर बायबैक नहीं करने चाहिए। एक्सेप्शन है प्रोसेस ऑफ बायबैक 68 रिडम्पशन एंड अनलिमिटेड कंपनी। सो इफ कंपनी वांट, कंपनी 25% तक के बायबैक कर सकता है, पर इसका भी एक्सेप्शन है, यहां एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, 67 का एक्सेप्शन 68 और 68 का एक्सेप्शन 70। 70 बोलता है कि तुम 68 के प्रोसेस में भी बायबैक नहीं कर सकते, 70 बोलता है तुम 68 के प्रोसेस में भी बायबैक नहीं कर सकते अगर तुमने डिपॉजिट और उसके इंटरेस्ट का डिफॉल्ट किया है, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर के रीपेमेंट का डिफॉल्ट किया है, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट का डिफॉल्ट किया है, लोन और इंटरेस्ट का डिफॉल्ट किया है। मतलब 70 बोलता है कि भैया तुम 68 के हिसाब से बायबैक कर ही नहीं सकते अगर तुमने इनमें से कोई भी डिफॉल्ट किया है तो पहले तो 67 बोल रहा था तुम बायबैक ही नहीं कर सकते ओन फंड में से, फिर 68 बोलता है नहीं नहीं कर सकते हैं, सेक्शन 25% तक के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और 70 बोलता है नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर ये वाले डिफॉल्ट है तो बिल्कुल 68 में भी नहीं कर सकते। कैसा मस्त सेक्शन है जीवन में, बोलो हाँ या ना। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, किसी को चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो जीवन के अंदर, गो फॉर इट फास्ट, देख लो 70 पढ़ लो। चलो डन है एवरीबॉडी। ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला सेक्शन बचता है, दैट इज ओनली डिबेंचर्स विच इज द लास्ट सेक्शन, क्योंकि नॉमिनेशन का 72 तो डिलीटेड है। ठीक है, तो डिबेंचर्स के लिए यहां पे डायग्राम है। इशू ऑफ डिबेंचर, दो टाइप से डिबेंचर इशू कर सकते हो, विद द नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन, विदाउट कन्वर्टेबल ऑप्शन, विद कन्वर्टेबल ऑप्शन। नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन बोर्ड का ऑर्डिनरी, विद कन्वर्टेबल ऑप्शन जनरल मीटिंग का स्पेशल। कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर वोटिंग राइट नहीं रहेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाओ, कंपनी शॉल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। मैं आपको खास बात बोलूं, डिबेंचर के मैक्सिमम प्रोविजन डिपॉजिट जैसे है, मैंने इस बार जो डिपॉजिट चैप्टर अपलोड किया है ना, बस आप उसके प्रोविजन पढ़ लो, डिबेंचर के प्रोविजन वैसे ही बन जाएंगे आपके, ठीक है, नियरली सेम है। डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करो, रिडम्पशन शॉल बी मेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू के हिसाब से रिडम्पशन होगा। ट्रिब्यूनल के पास पावर है, ट्रिब्यूनल को अगर लगता है किसी कंपनी की औकात नहीं है तो ट्रिब्यूनल उसको डिबेंचर इशू करने से रोक सकता है। डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी उसको डिबेंचर इशू करने से रोक सकता है, या फिर उसको बोल सकता है कि खुद के डिबेंचर्स रिडीम कर ले। बस ये है आपका डिबेंचर, साथ में डिपॉजिट के रूल्स याद रखो, आपका डिबेंचर बन जाएगा। चाहिए तो 1 मिनट लीजिए और डिबेंचर्स कंप्लीट कीजिए, फिर इस चैप्टर के सेक्शंस और रिफॉर्म्स में आपको रिवाइज करवा दूं, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। गो फॉर इट फास्ट। हो जाए तो डन बोल दीजिएगा। चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। अब आ जाइए फटाफट फटाफट आपको सेक्शंस रिवीजन करवा दूं और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए फटाफट, लेट्स गो। सेक्शन और फॉर्म नंबर्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। आर यू रेडी? लेट्स गो। सेक्शन नंबर 43 काइंड्स ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 शेयर सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, 49 कॉल्स, 50 एडवांस कॉल्स, ठीक है, 51 डिविडेंड। इसके लिए हमने मेमोरी टेक्निक लिया था क्यू ना, KYU ना, ना चिल्ला के, क्यों ना चिल्ला के, वीडियो कॉल पे, वीडियो के लिए वेरिएशन एंड वोटिंग, कॉल्स के लिए कॉल्स ऑन शेयर्स, वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांगता है।
ठीक है, इस प्रकार हमने इसको याद रखा था, क्यों नाना चिल्ला के वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांगता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है 52 एंड 52 इज अबाउट प्रीमियम, 53 इज अबाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट और प्रीमियम, 54 इज अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, मैं चाहिए तो इसको आपको चार्ट में से भी रिवाइज करवा के दे सकता हूं, जस्ट होल्ड, चार्ट से ही रिवाइज कर लो, मतलब जीवन में कैसा आपकी मेमोरी थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी, फ्रेश। चार्ट से रिवाइज करना चाहोगे, बोलो हाँ या ना। ओके, सो क्यों नाना चिल्ला के वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहा है। ठीक है, जिनके पास ये नहीं है वो स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए कंसिस्टेंटली। उसके अंदर क्यों, काइंड्स, ना नेचर, ना नंबरिंग, चिल्ला के शेयर सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, कॉल्स, एडवांस कॉल एंड डिविडेंड। क्लियर है कंसेप्ट। फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बारे में 52 में प्रीमियम 52 रुपए का प्रीमियम, 53 रुपए प्रोहिबिटेड डिस्काउंट, 54 में स्वेट इक्विटी शेयर, 5 फॉर 55, 5 फॉर प्रेफरेंस। फिर उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की सीरीज, अब तक 56 ट्रांसफर में हो गया फ्रॉड 57, फिर रिफ्यूजल टू रजिस्टर सेक्शन नंबर 58, फिर करेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर 59, फिर पब्लिकेशन 60 एंड 61 अल्टरेशन। फर्दर इशू 62 के अंदर 3 के 3, 3 दूने 6, 3 त्रिक 10 बोनस इशू, फिर फाइलिंग विद आरओसी सेक्शन नंबर 64, 65 डिलीटेड है, 6 रिडक्शन करना चाहिए क्या, 6 रिडक्शन। और उसके बाद में बाय बैक बीबी, प्रोहिबिशन ऑन बीबी 67, प्रोसेस ऑफ बीबी 68, सीआरआर 69 एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बीबी 70। उसके बाद में 71 डिबेंचर का है एंड 72 नॉमिनेशन का है। चलो साथ में एक बार ई फॉर्म्स भी देख लेते हैं जीवन के अंदर, ऐसा ना हो कि ई फॉर्म्स याद नहीं है। ई फॉर्म याद रखने के लिए मैं टेक्निक दे रहा हूं बच्चों, जिनको पसंद आए ले लेना। शेयर सर्टिफिकेट के लिए ई फॉर्म, शेयर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के लिए ई फॉर्म, शेयर 1 नंबर शेयर सर्टिफिकेट, 1 नंबर शेयर सर्टिफिकेट मतलब ओरिजिनल। डुप्लीकेट दिया है तो 2 नंबर, डुप्लीकेट दिया है तो 2 नंबर। सो बड़े अच्छे से ध्यान लीजिएगा। क्या हो गया, इसको बंद क्यों हो गया। सो 1 नंबर शेयर सर्टिफिकेट, 2 नंबर दिया है तो क्या बोले एक बार उसे डुप्लीकेट। फिर 3 वर्ड्स याद रखना, 3 वर्ड्स, स्वेट इक्विटी शेयर। फिर ट्रांसफर है तो 4-5 लोगों में ट्रांसफर, 4-5 लोगों में ट्रांसफर। फिर ईसोस ईएसपीएस SH6, एम्प्लॉइज कौन बन सकता है, मेल फीमेल एंड बाकी सब 6, समझ में आ रहा है। ईसोस ईएसपीएस उनको भी तो राइट है ना भाई एम्प्लॉय बनने का। फिर SH7 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। फिर बाय बैक बी दिखता है 8 जैसा, और बी है 2 बार रिपीटेड तो 11, सो 8 से लेके 11 बाय बैक। हर चीज का मेमोरी टेक्निक नहीं होता। 15, ठीक है, 12 बज गए, कंपनी को डिबेंचर इशू करना पड़ा क्योंकि लोन लेना पड़ेगा, मतलब 12 बज गए ना। एंड 13-14 तो नॉमिनी है, 13-14 तो नॉमिनी है। क्लियर है आंसर सबको, हाँ है ना। तो ये चीज को याद रखना, 1 नंबर शेयर सर्टिफिकेट, 2 नंबर डुप्लीकेट, 3 वर्ड स्वेट इक्विटी शेयर, 4-5 लोगों में ट्रांसफर, ईसोस ईएसपीएस 6, शेयर अल्टरेशन 7, 8 से लेके 11 बायबैक, 15 हर चीज का मेमोरी टेक्निक नहीं होता बायबैक, 12 बज गए डिबेंचर, 13-14 तो नॉमिनी। यहां पूरे तरीके से आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर होता है खत्म। आज का रिवीजन हम यहाँ पे काफी करते हैं, कल वापस से मिलेंगे कब नए चैप्टर के साथ, नए रिवीजन के साथ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए और कृपया इसको सब लोगों को शेयर कीजिए जिनका भला आप चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, 10 बदानिया।